धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भूमाफी के लंबित वादों का निष्पादन। नियम विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। कालाजार संक्रमित बालू मक्खी के काटने से फैलने वाला रोग है। कालाजार से बचाव के लिए वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त किए जाने वाले कीटनाशी का छिड़काव अपने घर के अंदर सभी कमरों की दीवारों और पशुशाला में जरूर कराएं। बालू मक्खियाँ घर के अंदर नम दीवारों में बनी दरारों तथा पशुशाला की नमी वाले स्थानों में पनपती है। कालाजार प्रभावित जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में कीटनाशी का छिड़काव आपके गांव में किया जा रहा है। याद रखें, छिड़काव में एक भी घर, एक भी कमरा न छूटे। 15 दिनों से बुखार हो या चमड़े पर लाल या सफेद धब्बे या गांठे हो तो अपने गाँव की सहिया या घर आए छिड़काव कर्मियों को बताएं अथवा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कालाजार की जांच और उपचार की सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए जारी नया दिशा निर्देश आज से प्रभावी। झारखंड में भी विदेश यात्रा के लिए आने वालों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। राज्य में मनरेगा श्रमिकों का किया जा रहा कौशल उन्नयन। प्रशिक्षण के बाद प्राप्त कर सकेंगे अपनी आय का स्थायी साधन। और विश्व एड्स दिवस आज। राज्य में एक साल में 1221 HIV संक्रमित बढ़े। जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों में तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत भी हंगामेदार रही। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। बाद में राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। झारखंड सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी को अवधि विस्तार मिलने का असर दिखने लगा है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से गुजर रही कई टेक्सटाइल कंपनियों में उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही नए अवसरों का सृजन हो रहा है। 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाली 2000 युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये वही युवतियां हैं जो लॉकडाउन के पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में काम कर रही थीं।
उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा है कि 6 महीने में 10,000 अभ्यर्थियों को टेक्सटाइल कंपनियों में रोजगार मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गए हैं। ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है, जो कि 1 दिसंबर यानी आज से प्रभावी होगा। सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को देश में आने के बाद कोविड टेस्ट करवाना होगा और एयरपोर्ट पर टेस्ट की रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। यात्री की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो भी उन्हें 7 दिनों के होम क्वारंटीन में रहना होगा। फिर 8वें दिन एक बार फिर से टेस्ट करवाना होगा और फिर अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो भी अगले 7 दिनों के लिए उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,954 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 10,207 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 99,023 रह गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 12 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 9 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 4, धनबाद में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 98 रह गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 124 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सबसे तेज रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज की गई। ताजा आंकड़े के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष के मुकाबले 8.4% बढ़ा है। भारत कोरोना महामारी से तेजी से बाहर आ रहा है और दूसरी ओर उतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था भी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। तमाम आर्थिक संकेतक इसी बात की गवाही दे रहे हैं और जीडीपी के ताजा आंकड़े इसी बात को साबित करते हैं। मंगलवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में देश की विकास दर 8.4% रही है। ये लगातार चौथी तिमाही है जब विकास दर पॉजिटिव जोन में रही। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.4% रही। पिछले साल इसी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% नेगेटिव में चली गई थी। इस साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल 2021 से जून 2021 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ में 20.1% की बढ़त दर्ज की गई थी। इस तरह पहले 6 महीने में औसत जीडीपी विकास दर 13.7% रही है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 35.73 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपए पर रही थी। India is likely to have double-digit growth, in this year. The overall growth for the first half has been 13.7%. So even a little more than 6% growth in the subsequent quarters should be able to deliver double-digit growth for this year.
and we are projecting 6.5 to 7% next year, and thereafter 7% plus over different scenarios. I think the impact of seminal second generation reforms will unfold in terms of both investment and in productivity going forward. आंकड़ों पर गौर करें तो ज्यादातर क्षेत्रों में तेजी देखी गई है। खेती बाड़ी और इससे जुड़े सेक्टर में विकास दर 4.5%, मैन्युफैक्चरिंग में 5.5% और निर्माण गतिविधियों में 7.5% की तेजी आई। माइनिंग में सबसे अधिक 15.4% की ग्रोथ देखी गई। Corporate income and profit are above the pre-pandemic level. It is important here to not get subjected to the rhetoric that the formal sector is not important for job creation. As we have clearly seen, job creation in the formal sector is very important because those are the ones that provide high quality jobs. सरकार का कहना है कि उसने मांग और आपूर्ति दोनों पर ध्यान दिया है, जिसकी वजह से महंगाई काबू में रही है, जबकि दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। Conceptually, the Indian policy response focused on both demand and supply has been very important in the sharpest recovery that among all emerging economies and also in keeping inflation range bound. इस बीच कोर सेक्टर के आंकड़ों ने भी खुशखबरी दी है। कोर सेक्टर अक्टूबर में 7.5% की दर से बढ़ा है, जबकि सितंबर में ये 4.5% था। कुल मिलाकर भारत सभी मोर्चों पर दमदार प्रदर्शन कर रहा है। कर्ज की मांग ने आर्थिक व औद्योगिक गतिविधियों को पटरी पर ला दिया, जिससे घरेलू मांग भी बढ़ी है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में मांग तेजी से बढ़ी है, चाहे वह रोजमर्रा के सामान की डिमांड हो या फिर गाड़ियों की सेल में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में काफी तेजी देखी गई है। औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। कृषि क्षेत्र में भी काफी तेजी देखी गई है। जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में जब खरीफ की फसल उतरेगी तो इसके बाद ग्रामीण आय और मांग तेजी से बढ़ेगी। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे तेजी से बढ़ते निर्यात का भी हाथ है। सितंबर महीने में भारत का एक्सपोर्ट 23% तक बढ़ गया। सरकार का राजकोषीय घाटा भी घटा है। इसके साथ ही टैक्स संग्रह भी बढ़ा है। जीएसटी संग्रह तो हर महीने रिकॉर्ड बना ही रहा है। बीते दिनों में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया था कि साल 2022 में दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में भारत सबसे आगे रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत में यह वृद्धि दर 8.5% तक पहुंच सकती है, जबकि अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, रूस जैसे देशों में यह दर 6% से भी कम रहने का अनुमान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना वायरस ने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था, लेकिन अब भारत आर्थिक तौर पर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा से 1111 मनरेगा श्रमिकों का कौशल उन्नयन किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की उन्नति परियोजना के तहत अधिकतम 45 वर्ष तक की उम्र के मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास किया जाएगा, जिससे वे अपनी आय का स्थायी साधन प्राप्त कर सकें। इस परियोजना से झारखंड में अब तक 818 मनरेगा श्रमिकों के कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। ग्रामीण विकास विभाग ने शेष चयनित मनरेगा श्रमिकों को उन्नति परियोजना के अंतर्गत समयबद्ध प्रशिक्षण पूर्ण कराने का निर्देश सभी जिला और पंचायतों के अधिकारियों को दिया है। अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े अवैध निकासी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से इन दिनों रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पक्ष रखा जा रहा है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता अनंत विज ने बताया कि सीबीआई की विशेष न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि की अदालत में कल दूसरे दिन भी पक्ष रखा जाएगा और इस मामले में बहस आगे भी जारी रहेगी। आज विश्व एड्स दिवस है। इसे लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पिछले एक साल में 1221 नए एचआईवी संक्रमित मिले हैं। हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य एड्स के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली एक महामारी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था।
इस दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर मंगलवार को सिलीगुड़ी की यौन कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और एड्स मरीजों ने मिलकर सामूहिक रूप से मोमबत्तियां जलाईं और इस बीमारी से मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस है। यह हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दरअसल आज ही के दिन 1965 में बीएसएफ का गठन किया गया था। 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के तौर पर किया गया था ताकि इस फोर्स की बदौलत भारत की सीमाओं और उससे जुड़े मामलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में बीएसएफ की 188 बटालियन है और ये 6,385 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जो दुर्गम रेगिस्तानों, नदी घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली है। स्थापना दिवस के मौके पर परेड और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आई माँ जी। हाँ माँ जी। मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माँ जी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं देने पाते हैं। तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनवाड़ी सेविका या एएनएम दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे कहाँ, बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता तो स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी दाल दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल के 8 टीमों ने 2022 सीजन के लिए रिटेन किए गए अपने खिलाड़ी तय कर लिए हैं। सभी टीमों ने कल अपने अपने सितारों की घोषणा की। रिटेंशन के इस प्रक्रिया के बाद रोहित शर्मा अब विराट कोहली से ज्यादा महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में अब रविंद्र जडेजा को महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा फीस मिलेगी। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रिटेन नहीं किया है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने युजवेंद्र चहल को रिलीज कर दिया है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ईशान किशन, ट्रेंट बोल्ट जैसे बड़े नामों को रिटेन नहीं किया है। ऐसे में इन खिलाड़ियों को अब ऑक्शन में जाना पड़ेगा। आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हर्षल पटेल को टीम आरसीबी ने छोड़ दिया है। पंजाब किंग्स ने कप्तान केएल राहुल को रिटेन नहीं किया है। इसके अलावा मोहम्मद शमी, शाहरुख खान जैसे खिलाड़ियों को भी रिलीज किया गया है। आजादी का सफर की आज की कड़ी में जानिए स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर और राम सिंह कूका के बारे में। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गायन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रवादी सुचेता कृपलानी को उनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1974 को हुई थी।
संविधान सभा के सदस्यों में शामिल रही सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत में पहली महिला सांसदों में से एक थी। उन्हें किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। वे 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री रहीं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने विभाजन के दंगों के दौरान गांधी जी के साथ मिलकर काम किया था। काम के प्रति उनके समर्पण से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। अपने लेखों में गांधी जी ने उनका वर्णन साहसी महिला के रूप में किया। 1946 में गांधी जी के साथ नोआखाली गईं और भारत के विभाजन के दौरान राहत और पुनर्वास समिति के सचिव के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुचेता कृपलानी आजीवन एक सच्ची गांधीवादी बनी रही और जन कल्याण के लिए काम करती रही। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को हुआ था। उन्हें काका कालेलकर के नाम से जाना जाता है। काका कालेलकर 1915 में महात्मा गांधी से मिले और उनके प्रतिबद्ध अनुयायी और साथी बन गए। गांधी जी के प्रोत्साहन से उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई और 1928 से 1935 तक इसके वाइस चांसलर के रूप में काम किया। स्वतंत्रता के बाद वे 1952 से 1964 तक संसद सदस्य रहे। वे 1953 में स्थापित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। पद्म विभूषण से सम्मानित कालेलकर के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन। आज ही पुण्यतिथि है स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक विजय लक्ष्मी पंडित की। संविधान सभा में एक भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर उन्होंने कहा था, India cannot afford to ignore the international aspect. In this age of the building up of one world, we cannot talk about separating nations. We have to work in order to build up that world of which India shall be a worthy partner. Because not only has India the right, because of her past, because of her heritage, to give the lead, but also because of her present, when in the face of all the complexities of her own problems, she has stood up and estimated values and not let go of those ideals which she had placed before her. Our contribution to the future is one of the neutralization of political and social discontent, and to that end we must work towards establishing freedom in our own country and toward establishing freedom in the world. आज हम स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के शाही परिवार में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1913 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था। काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार के वास्ते समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने जर्मनी, जापान और रूस की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की। लगभग 32 वर्षों के बाद महेंद्र प्रताप सिंह अंततः 1946 में भारत लौट आए। 1957 में वे मथुरा से लोकसभा सदस्य चुने गए। अलीगढ़ जिले में उनके सम्मान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किया था। इस महान देशभक्त को हमारा सलाम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 3 से 5 दिसंबर तक हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण आगामी 3 से 5 दिसंबर तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और मतदाता सूची की नोडल अधिकारी गीता चौबे ने कल तमाड़ और सिल्ले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। लोहरदगा जिला परिषद की अध्यक्ष सुनैना कुमारी की अध्यक्षता में कल कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग मद से कार्यान्वित योजनाओं का अनुमोदन किया गया। कोडरमा जिले में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और जांच अभियान तेज कर दिया है। कोडरमा रेलवे स्टेशन के अलावा बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और जिन लोगों ने कोविड रोधी टीका नहीं लगाया है उनकी नियमित तौर पर जांच की जा रही है। यही कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन भी यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण अन्य जिलों को भी जोड़ता है, तो हम लोग रेलवे स्टेशन पे और जो हमारा मुख्य चिकन नेक है, बेसिकली जो बागीटाड़ है और अन्य क्षेत्र है, वहाँ हम लोग चेक पोस्ट लगाएंगे ताकि जो टेस्टिंग है उसकी जो नंबर है वो बढ़े। और पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर के सोनारी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लूट की योजना बनाते दो मुहानी मरीन ड्राइव से अजय गौड़, मनीष सिंह सरदार, सूरज मछुआ और विशाल लोहार नामक अपराध कर्मियों को एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिर उसके लिखित बयान के आधार पर कल एफआईआर हुआ। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के चौथी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लाभार्थी पहुंचे। इस दौरान सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों में जागरूकता भी पैदा की गई। मौके पर सेवा का गारंटी अधिनियम अधिकार के तहत 25 प्रमाण पत्र तत्काल निर्गत किए गए। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत देवघर, मोहनपुर एवं सारवा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ 2622 समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए जारी नया दिशा निर्देश आज से प्रभावी। झारखंड में भी विदेश यात्रा से आने वालों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। राज्य में मनरेगा श्रमिकों का किया जा रहा कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण के बाद प्राप्त कर सकेंगे अपनी आय का स्थायी साधन। और विश्व एड्स दिवस आज। राज्य में एक साल में 1221 HIV संक्रमित बढ़े। जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो डैम हैं, जो जलाशय हैं, खासकर हमारे झारखंड में, उनसे यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा है, इस डैम को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है,
जो हमारे भविष्य दृष्टा थे उस समय, उन्होंने इस पानी के महत्व को कैसे समझा कि आने वाले समय में जो यहाँ के निवासी हैं उनको पीने का पानी, सिंचाई के लिए या बिजली उत्पादन के लिए किस तरह से इस